नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 9 मई और 9 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है, ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर किया सटीक हमला। सेकंड है कि नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन। थर्ड है कि नवी मुंबई में बनेगा भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर। फोर्थ है, फेडरिक मर्ज बने जर्मनी के नए चांसलर, दूसरे दौर में मिली संसद की मंजूरी। फोर्थ है, तेलंगाना के पेडापल्ली में सतवाहन वंश के 11 प्राचीन अभिलेखों का एएसआई ने किया दस्तावेजीकरण। सिक्स्थ है कि भारत के तट की संशोधित लंबाई 11,098.81 किलोमीटर, केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा। सेवन, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया। एट्थ है कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, वनडे में खेलना जारी रखेंगे। नाइन्थ है कि आईएमएफ 2025 में भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 10वां है कि नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में बीजू पटनायक की स्मृति प्रतिमा का अनावरण। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर मंजिल उसी को होगी। यानी द बिगर द ड्रीम्स द ग्रेटर द प्राइस, बट द डेस्टिनेशन विल बिलोंग टू वन हु डेयर्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 8 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ऑप्शन एक, इसका 130। भारत का पहला अंतरराज्य चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच में बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। ट्रंप पर हाल ही में हुए हत्या प्रयास की व्यापक और त्वरित रिपोर्टिंग के लिए 2025 में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से किसे किसे मिला है। तो वाशिंगटन पोस्ट को। मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट के लिए निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है। तो हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है। बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का पहला आयोजन कहां हुआ है। तो नई दिल्ली में। मोहम्मद मुइज किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो मालदीव का। हाल ही में वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यमन का। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एचएडीआर अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। तो मालदीव के साथ। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। यानी हाउ मेनी टेरर साइट्स वर टारगेटेड बाय द इंडियन आर्मी अंडर द ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकारी कश्मीर अधिकृत कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया है। ये ठिकाने जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े थे। हमले में बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट, कोटली, गुलपुर, भीमबर, बाग, मुजफ्फराबाद और चक अमरू जैसे स्थान शामिल थे। सेना ने 25 मिनट के भीतर 9 ठिकानों पर 24 सटीक मिसाइल हमले किए। इस कार्रवाई से 80 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं और 60 से अधिक घायल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया। यानी वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड द सेकेंड भारत टेलीकॉम 2025। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को
कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 6 से 7 मई 2025 को आयोजित हुआ था। आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक टेलीकॉम निर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिसमें 35 से अधिक देशों के 130 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और 80 से अधिक भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में फ्रेंड्स 5G सैटेलाइट कम्युनिकेशन, IoT एंड AI जैसे अत्याधुनिक तकनीक पर भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर किस शहर में बनाया जाएगा, यानी इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटी बी बिल्ट। ऑप्शन ए नवी मुंबई, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नवी मुंबई में भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर बनाया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला इडू सिटी जिसे विदेशी विश्वविद्यालय के परिसर बनेगा नवी मुंबई में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की घोषणा वेब समिट 2025 में की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी जैसी प्रमुख विदेशी यूनिवर्सिटी यहां अपने ऑफशोर कैंपस बनाएंगे। यह पहल भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मर्च किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं, यानी फ्रेडरिक मर्च वाज इलेक्टेड द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि जर्मनी। जर्मनी के फ्रेडरिक मर्च जो है नए चांसलर चुने गए हैं। फ्रेंड्स ये फ्रेडरिक मर्च जो है जर्मनी के वाइस चांसलर चांसलर चूज किए गए हैं। तो देख लेते हैं जर्मनी को मैप में। यूरोपियन कंट्री का एक यूरोपियन कंट्री का एक नेशंस ये भी जर्मनी है, जिसका कैपिटल बर्लिन। चांसलर आपके फ्रेडरिक बने हुए, करेंसी यूरो आपका यहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। उन्होंने जर्मनी संसद यानी वुडे स्टॉन्ग में दूसरे दौर के मतदान में बहुमत मिली। पहले दौर में उन्हें अपेक्षित बहुमत नहीं मिला था, जो जर्मनी के इतिहास में पहली बार हुआ। दूसरे दौर में मर्ज को 325 वोट मिले, जो आवश्यक 316 से अधिक थे। मर्ज ने सोशल डेमोक्रेटिक SPD के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सतवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेख किस राज्य के पेड्डापल्ली क्षेत्र से दस्तावेजीकृत किए हैं, यानी द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया has documented 11 ancient inscriptions belonging to the Satavahan dynasty in the Paddipalli area of which state? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तेलंगाना। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सतवाहन वंश के 11 प्राचीन अभिलेख जो है तेलंगाना के पेड्डापल्ली क्षेत्र में दस्तावेजित किए हुए हैं। तेलंगाना को देख लेते हैं मैप में। कि आपको भारत के सेंट्रल पार्ट में इसका लोकेशन है। कैपिटल हैदराबाद, CM रवनीत रेड्डी, गवर्नर की बात करें तो जिष्णु देव वर्मा, लोकसभा के 17, राज्यसभा के 7 और यहाँ के स्टेट लेजिस्लेटर की बात करें तो बाई कैमरल है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तेलंगाना राज्य के पेड्डापल्ली क्षेत्र के गुंडाटरम रिजर्व फॉरेस्ट में सतवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है। ये अभिलेख 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है और ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इन अभिलेखों से दक्कन के प्रारंभिक राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, विशेषकर सातवाहन काल के संदर्भ में। इनमें से कुछ अभिलेख में त्रिशूल और डमरू जैसे धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख है, जो दक्षिण भारत में धार्मिक चिन्हों के सबसे पुराने प्रमाण माने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार भारत के तट की संशोधित लंबाई क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू द यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री व्हाट इज द रिवाइज्ड लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। ऑप्शन ए
10,098.81 किलोमीटर, ऑप्शन बी 11,098.81 किलोमीटर, ऑप्शन सी 9,058.81 किलोमीटर और ऑप्शन डी 8,048.81 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 11,098.8 किलोमीटर है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय पथ परिवहन मंत्रालय के अनुसार भारत के तट की संशोधित लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। यह आंकड़ा हाल ही के तटीय नौवहन विधेयक 2025 हो गए यहाँ पर और मंत्रालय रिपोर्ट के सामने आया है। इसमें से पहले भारत की तटीय रेखा लंबाई 7,010 किलोमीटर मानी जाती थी, लेकिन नई सर्वेक्षण मानकों में के अनुसार यह बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। फ्रेंड्स, तट रेखा की लंबाई 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। भारत की विस्तृत तट रेखा देश की समुद्री व्यापार, पोत परिवहन और तटीय विकास के लिए रणनीतिक बढ़त देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च चिप बेस्ड ई पासपोर्ट्स फॉर सेफ इंटरनेशनल ट्रैवल्स? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में भारत ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। ई पासपोर्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस और चिप एंड एंटीना लगा होता है, जिसमें पासपोर्ट धारक को व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रखती है। यह पासपोर्ट इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाता है, जिससे जालसाजी और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। फ्रेंड्स, भारत में यह सुविधा 2025 में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और कई शहरों में नागरिकों को ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। ई पासपोर्ट यानी आईसीएओ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और 140 से अधिक देशों के एयरपोर्ट पर आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? यानी विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि रोहित शर्मा जो है हाल ही में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 67 टेस्ट मैच में 4,301 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक शामिल है। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। देश के लिए सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मैं वनडे क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करता रहूंगा। संन्यास का फैसला इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले लिया गया है। रोहित शर्मा ने पहले ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2024 में संन्यास लिया था। अब वे केवल वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ के अनुसार 2025 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीडीपी रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त करेगा? यानी अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ व्हाट पोजीशन विल इंडिया ऑक्युपाई इन ग्लोबली इकोनॉमिक रैंकिंग बाय जीडीपी साइज इन 2025? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड और ऑप्शन सी फोर्थ और ऑप्शन डी फिफ्थ। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि फोर्थ जो है आईएमएफ के अनुसार 2025 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के जीडीपी में फोर्थ स्थान प्राप्त करेगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स, चूंकि ये रिपोर्ट आईएमएफ ने जारी किया है तो आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आपका, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। आईएमएफ के प्रमुख ऋण कार्यक्रम जो है स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक्सीडेंट एंड फैसिलिटी, गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट विशेष रूप से गरीब देशों के लिए। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 190 से अधिक सदस्य हैं। प्रत्येक देश की शक्ति उसकी कोटा पर निर्भर करती है। मुख्य कार्य की बात करें तो निगरानी यानी सर्विलांस, देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखना और सलाह देना, वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देना। उद्देश्य और भूमिका की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना,
रोजगार और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना और गरीबी को कम करना है। फ्रेंड्स, आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1944 में की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की अनुमानित नॉमिनल जीडीपी 2025 में 4187.017 अरब डॉलर रहेगी, जबकि जापान की 4186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। 2024 तक भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 2025 में यह चौथे स्थान पर आ जाएगा। भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि स्टालिनग्राद की लड़ाई में उनके योगदान की स्मृति में हाल ही में नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसकी स्मृति प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यानी whose memorials was recently unveiled at the Russian embassy in New Delhi to commemorate his contribution in the Battle of Stalingrad। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी बीजू पटनायक, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बीजू पटनायक। यानी स्टालिनग्राद की लड़ाई में उनके योगदान और स्मृति के लिए हाल ही में नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में बीजू पटनायक स्मृति का अनावरण किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में बीजू पटनायक की स्मृति प्रतिमा का अनावरण किया गया। बीजू पटनायक ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राद की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पायलट और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। रूस तत्कालीन सोवियत संघ में उनके साहसिक योगदान को कई बार सम्मानित किया है। इस प्रतिमा का अनावरण भारत रूस संबंधों और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय योगदान की स्मृति को मजबूत करता है। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंध को मजबूत किया है। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी मालदीव के साथ। आज का क्वेश्चन है कि स्टालिनग्राद की लड़ाई में उनके योगदान की स्मृति में हाल ही में नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसकी स्मृति प्रतिमा का अनावरण किया गया। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी बीजू पटनायक, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।